ताला खोलते ही खिड़कियों के पर्दे सरकाते हुए मेरी नज़र आयरन बोर्ड पर पड़ गई। ओह, आज क्या हो जाता अगर आयरन ऑटोमेटिक न होती या फिर स्टैंड पर खड़ी करके न रखी होती। इतने सारे प्रेस के कपड़े पास ही कुर्सी पर रखे हुए थे। अगर यह आग खिड़की के पर्दों में लगती, फिर इसी तरह और कपड़ों में सारा कमरा धू धू करके पीछे वाले कमरे में रामदुलारी सो रही थी। जब तक वह शोर मचाती, लोग आते, तब तक न जाने क्या हो जाता। लाचार व बेसहारा दुलारी कुछ कर भी नहीं पाती। उसका बेटा श्यामू तो रात को ही वापस आता, तब तक न जाने क्या क्या हो जाता। मैं बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ माँ? रीतू, मीनू ने घबरा कर पूछा। क्या बात है बुआ जी? दीपाली ने कहा। सब ठीक ठाक तो है न? चलो खैर मनाओ, कुछ हुआ नहीं, साहिल ने कहा। सॉरी बुआ जी, मैंने अपना सूट प्रेस किया था, मैं ही जल्दी में स्विच ऑफ करना भूल गई थी। दीपाली अपनी गलती पर पछता रही थी। चलो कोई बात नहीं, कहकर मैं मन ही मन कुछ सोचने लगी। एक कप चाय मिलेगी गरीब को। साहिल ने चाय मांगने का रटारटाया नुस्खा आजमाया। चाय बनाने में रसोई में आ गई। नीली लपटों से चाय के पानी में उबाल के साथ साथ मेरे विचारों में भी उबाल आ रहे थे। मैं यादों के गलियारे में पहुंच गई। जब दीपाली मुश्किल से 8-9 महीने की होगी, उसे गोद में लेकर कुछ न कुछ खेल उसके साथ मैं खेलती थी। रजाई गदे के बक्से के ऊपर एक छोटा बक्सा रखा रहता था, जहां प्रेस रखी रहती थी। दीपाली जब कभी रोती या किसी चीज को पाने का हट करती तो मैं उसे बक्से पर खड़ा करके आयरन का स्विच ऑन ऑफ कराती। इस ऑन ऑफ के खेल को देखकर भाभी ने दबी जबान से कहा भी था, अगर भूल से कभी स्विच ऑन रह गया तो ऐसे कैसे भूल हो जाएगी। मैंने टका सा जवाब देकर भाभी को चुप करा दिया था। मगर एक दिन वही हुआ जिसका डर भाभी को हमेशा रहता था। जिस बक्से पर प्रेस ऑन रखी थी, उस बक्से की चादर और बिछा हुआ कंबल झुलस कर काले हो गए थे। बक्से में रखे हम दोनों बहनों के सूट प्रेस की गर्मी से धीरे धीरे सुलगते रहे और जब उन्हें पर्दे की रॉड से निकाला गया, वे जले कागज की तरह बिखर गए थे। जो कपड़े जलने से बच भी गए थे, वे भी पहनने के काबिल नहीं रहे थे। तह की तह काली हो रही थी। कोई भी सूट पूरा इस हालत में नहीं था कि पहना जा सके। घर की माली हालत भी उन दिनों अच्छी नहीं चल रही थी। कुछ महीने पहले दीदी की शादी हुई थी। दीपाली का जन्म भी सीजरियन से हुआ था। एक एक करके खर्चे बढ़ रहे थे। ऐसे में इतना बड़ा नुकसान, अंदर ही अंदर मुझे कुछ कचोट रहा था। अगले दिन हम लोगों के कई सूट बाजार से आए थे। कितनी मुश्किल हुई होगी भैया भाभी को, क्या हम लोग इस बात से अनभिज्ञ थे? पिताजी के गुजरने के बाद सारी जिम्मेदारी भैया पर ही आ गई थी। भैया अंदर ही अंदर मन महसूस कर रह गए थे। शायद भाभी ने ही उन्हें कुछ भी कहने से मना कर दिया हो। कुछ ही दिनों में बात आई गई हो गई। हाँ, भाभी आयरन का प्लग निकाल कर रखने लगी थी। तुम चाय बना रही हो या काढ़ा? साहिल ने हंसकर गुहार लगाए। ओह, कहते हुए मैंने देखा चाय का पानी सूखकर जरा सा रह गया था। जल्दी जल्दी दोबारा चाय बनाकर ट्रे लेकर मैं अंदर आई और बच्चों को आवाज दी। आज मेरी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। दीपाली बार बार अपनी बात दोहराकर दुखी हो रही थी। डाकपत्थर और राजाजी नेशनल पार्क घूमकर वापस आते समय चहक रही थी, लेकिन अब कितनी उदास है, पछता रही है। अच्छा बताओ दीपाली, तुम्हें देहरादून कैसा लगा? साहिल ने माहौल बदलने की कोशिश की। सॉरी फूफा जी, आपने मुझे इतना घुमाया और मैंने, अब कोई बात नहीं होगी इस बारे में, साहिल ने दीपाली की बात काटते हुए कहा। लेकिन आज से 22 वर्ष पहले दीपाली को गोद में लेकर आयरन का स्विच ऑन छोड़कर जो गलती मैंने की थी, उसके लिए मैंने अफसोस करना तो दूर, एक बार भी भैया भाभी से माफी तक नहीं मांगी थी। आज मेरे घर होने वाले नुकसान की कल्पना मात्र से दीपाली इतनी उद्विग्न हो रही है। तब इतने नुकसान के बाद भी हम लोगों के चेहरों पर कोई शिकन तक नहीं आई थी। सच, कितने नाशुक्रे थे हम लोग। सोच सोचकर आज मुझे अपराधबोध हो रहा था। इतने बरस बाद भाभी से माफी मांगने के लिए मैंने रिसीवर उठाकर फोन नंबर मिलाना शुरू कर दिया।